1990 के कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि पश्चिमी अधिकारियों ने, नेताओं ने इनफॉर्मली ही सही, लेकिन गोर्बाचेव को ये एश्योरेंस दिया था कि नेटो अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नेटो प्राइमरीली तो इसीलिए बन रहा था कि उन्हें एक यूएसएसआर का खतरा था, और जब यूएसएसआर ही विघटन पर हो गया तो फिर नेटो को बंद होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे देश उससे जुड़ते चले गए, पोलैंड भी था उसमें, और अब तो यूक्रेन की बात हो ही रही थी, बाल्टिक स्टेट्स भी हैं। तो क्या वाकई पश्चिम ने अपना वो वादा यूएसएसआर या आप कहें रूस से तोड़ दिया जो उसने किया था, और पुतिन की जो शिकायत है कि पश्चिम ने हमें धोखा दिया, उसमें कोई वजन है? पुतिन बिल्कुल सच बोल रहे हैं इसमें तो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस वेस्ट से था, जो गोर्बाचोव की पॉलिसी थी, उन्होंने अपने आप को एक तो वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, नेशनलिटी पॉलिसी को उन्होंने प्रमोट होने दिया, और पश्चिमी एक नॉर्मल वेस्ट कंट्री के रूप में जो ह्यूमन राइट्स के इशू या जो IMF वर्ल्ड बैंक इत्यादि में सोवियत यूनियन नहीं था, आपको पता ही होगा, उसके बाद मेंबरशिप 90 के बाद ये सारे मिलते हैं। हाँ, तो WTO का मेंबरशिप इत्यादि, तो उसके बाद भी लेकिन जो एक्सपेक्टेड वहाँ पे टेक्नोलॉजी आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, या कम से कम नेटवर्क का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। और स्लोवाकिया में बॉम्बिंग, सर्बिया में जो बॉम्बिंग होता है 1990s में, तो उससे लगा कि ये तो बोल रहे हैं कि हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, और धीरे धीरे सारे कंट्रीज़ को अपने में ले भी रहे हैं और बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, और सब पॉपुलेशन वही स्लाविक पॉपुलेशन है। तो उसके बाद एक तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है, जो पश्चिमी देशों पर भरोसा है वो ख़त्म होता है। और नेटो एक्सपेंशन में बताऊँ, जो युद्ध अभी हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण नेटो एक्सपेंशन है। आप एक ऐसा सोचिए कि पाकिस्तान अगर नेटो का मेंबर बन जाए तो भारत में परेशानी नहीं बढ़ेगी? बांग्लादेश अगर बन जाए, या चीन का। लेकिन सर 2004 में जब बाल्टिक देश बने थे नेटो के मेंबर, तब वैसे एग्रेशन नहीं दिखाया था रूस ने। देखिए, जो नेटो का जो प्रोसेस है एक्सपेंशन का, एक बिग बैंग एक्सपेंशन होता है, जिसको 2004 की बात बोलते हैं। उसमें ईस्टर्न स्लोवाकिया, रोमानिया, बहुत सारे देश, फिर बाल्टिक के देश इत्यादि, ये सारे देश उसमें शामिल होते हैं। आपको नेटो एक्सपेंशन क्यों करना है? रशिया तो इतनी शक्तिशाली देश नहीं है। पर तब नाराज क्यों नहीं हुए थे पुतिन? क्योंकि उसमें क्षमता नहीं थी रूस में। अच्छा, हाँ, 2004 में नहीं थी? 2004 में क्षमता नहीं थी। ओके। वो देखिए, जो डिपार्चर शुरू होता है, जो मैंने बताया था पहले फेज में, डिपार्चर जो शुरू होता है 2007 में, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सारे यूरोप के देश हैं, उसमें रशिया भी यूरोप का देश के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं पुतिन पहली बार सीधा कि रशिया की सिक्योरिटी के लिए सीधा अमेरिका जिम्मेदार है। इससे पहले अमेरिका के अगेंस्ट में स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। आपको तो पता है कि अफगानिस्तान और इराक में वो अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट गए सपोर्ट, और अपने जो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उसके माध्यम से जो उनके जो फ्लाइट्स आ रहे हैं या जो गुड्स ट्रांजिट हो रहे हैं रोड से, उसको अलाउ कर रहे हैं। वो वहाँ पे बेसिस बनाने दे रहे हैं उज्बेकिस्तान इत्यादि में, अफगान। लेकिन उसके बाद उनके रिटर्न में क्या मिलता है? उनके रिटर्न में मिलता है नेटो एक्सपेंशन। तो नेटो तो वैसे में उनको लगता है कि इसके साथ रूस के साथ धोखा हो रहा है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि वेस्ट की पॉलिसी नहीं है कि रूस को एक नॉर्मल वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूप में एंगेज किया जाए। उनकी पॉलिसी है इसको कंटेन करना और रूस को एक तरह से सबॉर्डिनेट बनाना। तो उन्होंने 2007 से फिर खुलकर कहना शुरू कर दिया जी, जो उन्हें कहना था। अब तो उससे पहले वो ताकतवर भी नहीं थे। उसके बाद तो अटैक ही करना शुरू कर दिया ना। जॉर्जिया में मिलिट्री फर्स्ट टाइम उन्होंने भेज दिया 2008-9 में, और मिलिट्री भेज दिया। तो जॉर्जिया को ये लोग एक तरह से यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप बनाना चाहते थे। बाल्टिक को तो पहले ही बना चुके थे। बाल्टिक मतलब इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 देश हैं। जो बचा था वो यूक्रेन, बेलारूस और कॉकेशिया के देश थे। और चूंकि ये यूरोप से नज़दीक के देश हैं, तो उसमें जॉर्जिया है, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये कॉकेशिया वाले हैं, और यूक्रेन और बेलारूस ये बचे हुए थे उस क्षेत्र में। बाकी उसके बाद सेंट्रल एशिया बचते हैं। तो इन सारे देशों को वो पहले ईस्टर्न पार्टनरशिप के रूप में यूरोपियन यूनियन में लाना चाहते थे, फिर कुछ को नेटो में बनाना चाहते थे। दिक्कत यह हुई, और जिसको कि रूस समझ गया कि जॉर्जिया में भी वो उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि उसको नेटो बनाएंगे या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिला, कुछ नहीं मिला। तो वैसे अभी जॉर्जिया में क्या हुआ, प्रो रशियन गवर्नमेंट आ गई है, मैं बता दूं। और जो 2014 में जो इंटरवेंशन होता है यूक्रेन में, क्राइमिया में, यूक्रेन में रशिया का, तो उसमें भी सबसे प्रमुख कारण था वहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था यानुकोविच, उसको वहाँ पे वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश। और इसका प्रूफ है कि वहाँ पे रेजिम चेंज करवाने को, कलर रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको, उस नाम से एक तरह से रेजिम चेंज की कोशिश कर रहे हैं सारे देशों में, पोस्ट सोवियत स्टेट में। तो इस कारण से वो नाराज हो जाते हैं। क्रीमिया में क्या हुआ सर? क्राइमिया को, चूंकि देखिए क्राइमिया जो था हमें पहले रूस का पार्ट था। 1950s में वो क्रुश्चेव ने उसको, चूंकि सोवियत यूनियन एक ही कंट्री थी और उसमें कोई जानता नहीं था कि सोवियत यूनियन का विघटन कभी हो सकता है,
तो उन्होंने यूक्रेन को दे दिया था रूस की अपनी टेरिटरी, यूक्रेन के जो राज्य है स्टेट रिपब्लिक, उसका पार्ट बना दिया था। तो इनको हमेशा लगता, और क्राइमिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पे उनका न्यूक्लियर फ्लीट है। यूक्रेन ने एग्रीमेंट भी किया था कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कि वहाँ पे जब तक चाहेगा रूस की न्यूक्लियर फ्लीट वहाँ पे रहेगी। लेकिन बाद में जब यूक्रेन के साथ जब झगड़े हो लगे तो उनको लगा तो क्राइमिया चला जाएगा तो न्यूक्लियर फ्लीट और उसका ब्लैक सी का जो ट्रेड का इलाका है वो पूरे खतरे में चला आ जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने क्राइमिया में सबसे पहले इंटरवीन किया, क्योंकि क्राइमिया पहले हिस्टोरिकली रशिया का पार्ट था। और तो फिर वो क्राइमिया भी जीत लिया, अब यूक्रेन का डोनबास है वो भी अपने में ले ही लिया है जी। आपको अब मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि पुतिन की पॉलिसी इस मामले में क्या है? क्या वो इसी तरह एक्सपेंशन और करने वाले हैं और जगह पर भी जाएंगे इसके बाद? मुझे लगता है कि उनके जो एडवाइज़र हैं या खासकर मिलिट्री एडवाइज़र, उसने मिसकैलकुलेट किया है। वो वहाँ पे नहीं जानते थे कि इस ढंग से वो फंस जाएंगे। इतना लंबा लड़ेगा कीव। देखिए रूस की भी बेइज्जती हुई है अभी। रूस की इतनी बड़ी शक्ति हैं आप, यूक्रेन की अपनी मिलिट्री नहीं है और वहाँ पे भी आप जीत नहीं पा रहे हैं। और जितने का नहीं कारण है कि सबसे बड़ा कि पूरे पश्चिमी के देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कैलकुलेशन तो आपको होना चाहिए ना। जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स जो हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एफएसबी इतनी मजबूत है, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो उन्होंने इसको अंडरस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा कि कीव का घेराव करेंगे, जेलेंस्की भाग जाएंगे, वहाँ पे रेजिम चेंज करेंगे, अपना एक पपेट रेजिम बिठाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी वो रूस भी वहाँ पे फंस गया। मुझे एक चीज़ समझाइए नितिन, कि इसका कितना पॉपुलेशन आपने अभी मिला है अपने में रूस, जो कि स्लाविक पॉपुलेशन है, रसन पॉपुलेशन है, दोनबास दनियस की तारीफ 90% रसन है वहाँ पे। तो कितने लोग, लगभग 40 लाख पॉपुलेशन है ना, केवल 40 लाख है। और कितनी आर्मी आपने वहाँ पे खोई है, आर्मी की संख्या क्या है? ये तो अभी बता ही रहे थे आपकी वेस्ट का कहना। तो हाँ, वेस्ट की अगर मैं इसकी नैरेटिव नहीं मान ली, वेस्ट का नहीं भी एस्टिमेट बोला जाता है कि 2 से 2.5 लाख मरे हैं और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। मान लीजिए अगर 40 लाख को मिलाने के लिए 10 लाख अगर मान लीजिए या 7 लाख ही इंजर्ड हो गए, तो ये कैसी पॉलिसी है? और इस पे सवाल क्यों नहीं उठ पा रहा है? क्योंकि अभी इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रजातंत्र क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रजातंत्र होता है तो आप इस ढंग की पॉलिसी पे सवाल उठा सकते हैं। मोदी जी को हम बोल सकते हैं कि आप इस ढंग की पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर में आप फुल स्केल वॉर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जब तक तैयारी बहुत सारी फैमिलीज हैं या फिर जो प्रभावित हो रही है। चाइना वॉर में भी इंडिया चाइना वॉर क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तरह से डेमोक्रेसी में सवाल उठने से इज इट वर्थ इट, क्या हमें लड़ना चाहिए, कितना नुकसान होगा, इसको सवाल करने वाले वहाँ पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है, जो उस ढंग का सिस्टम ऑथोरिटेरियन सिस्टम होता है।